आज आप बड़े बच्चे बन जाएंगे, क्योंकि आज आप इंटीग्रेशन के सहारे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फिजिक्स में वो करने लगते हैं। मेथड वही रहेगा, मोर और लेस आपकी अजम्पशंस भी जो है वो लगभग लगभग सेम ही रहेंगे पूरी फिजिक्स में जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या हो रहा है, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड का मतलब पहले तो कि भाई ऐसा नहीं है कि ये रॉड इधर से पतली है इधर से मोटी है, इधर से हल्की है इधर से भारी है, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक जैसी है ये, इधर से लेके इधर तक। यहाँ के 1 सेंटीमीटर में जितना वजन है इधर भी 1 सेंटीमीटर लेंथ में उतना ही वजन होगा और इधर भी इतना ही होगा। यूनिफॉर्म है, हर एक यूनिट लेंथ में बराबर बराबर मास है पूरी की पूरी रॉड की लेंथ के लिए। ठीक है, अच्छा, यूनिफॉर्म रॉड मास m, मतलब इसका टोटल मास कितना है m, इज बीइंग रोटेटेड, इसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। ये रॉड है, इसको ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। ठीक है भाई, ओके, विद कांस्टेंट ओमेगा h हो, कितने ओमेगा से, ओमेगा वैल्यू दे दी आपको, और ये क्या है, कांस्टेंट। फाइंड टेंशन इन द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से, या फिर इधर से भी निकाल सकते हैं, आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो और इधर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर कितना टेंशन होगा इस रॉड के अंदर। ऑब्वियसली ये देखो, फॉर एग्जांपल ये मार्कर ही है, बोलो इसको मैं देखो ऐसे खींचता हूं तो ये कैप खुल जाती है। ये क्यों खुल रही है, क्योंकि एक फोर्स लगाई जा रही है दोनों एंड्स पे, है ना। अब इमेजिन करो मैं इस मार्कर को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत हाई स्पीड से, हाई स्पीड से घुमाऊंगा तो क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो इससे अवे फोर्स लग रहा है, बोलो इधर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। ये क्यों खुल गया, बिकॉज जब रोटेट किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट को तो इसके अंदर भी अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन डेवलप हो रही है ना। इस मार्कर का या इस रॉड का इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से को इधर खींच रहा है और इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से को इधर खींच रहा है। समझ में नहीं आया, इधर वाला इधर खींचेगा, इधर वाला इधर खींचेगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन पैदा होगी, अलग अलग खिंचाव पैदा होगा। सही है, आपको बताना है कि यहां से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है वैसे वैसे टेंशन कैसे कैसे चेंज होगी। क्लियर हो गई बात। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि भाई यहां से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करने लगूं तो इधर से जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है यहां तक, यहां से यहां तक जब डिस्टेंस चेंज होता है तो टेंशन कैसे कैसे चेंज होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड मेथड क्या कि आप क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन मान लेंगे, एक बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल इनफाइनाइट स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा, बहुत 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 ज्यादा छोटा, जैसे स्मॉल चेंज इन एक्स होता है dx, ऐसे ही इस रॉड का एक बहुत ही छोटा पोर्शन, ये देखने में बड़ा है लेकिन है ये बहुत छोटा असल में। ठीक है, इसकी जो ओवरऑल लेंथ होगी वो क्या होगी, dx, और इस dx लेंथ में जो मास होगा, टोटल तो मास m है, छोटी सी लेंथ में जो मास होगा वो dm होगा। टोटल लेंथ कितनी है, l, सही है। तो मैं कहता हूं बोलो l लेंथ में कितना मास है भाई, m मास है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना होगा, m बाय l। एक यूनिट लेंथ में इतना है तो dx लेंथ में कितना होगा, m बाय l इंटू dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल सिंपल है, ओके। चलो ये बात समझ में आ गई। अब आप चाहो तो इधर से भी डिस्टेंस मान सकते हो, इधर से भी डिस्टेंस मान सकते हो। इधर से डिस्टेंस मानोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके, ठीक है, ओके। इधर से मान, इधर से मान ले, चलो इधर से कहते हैं कि इधर से x डिस्टेंस की दूरी पर एक dx लेंथ का पोर्शन है जिसका मास dm है। अब मैं इस dm मास के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। बोलो ये जो dm मास है ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, यहाँ पे जो मास है ये क्या कर रहा है, बोलो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। बोलो ये जो पॉइंट है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, बोलो इसका रेडियस कितना होगा, l माइनस एक्स होगा भाई, इधर x है इधर l माइनस एक्स होगा, ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, छोटे से मास का, छोटे से मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। ये हो गया मेरे लिए छोटा सा मास dm, ठीक है भाई। मुझे बताइए
इधर टेंशन ज्यादा होगी या इधर टेंशन ज्यादा होगी? किधर टेंशन ज्यादा होगी? लेफ्ट वाली साइड या राइट वाली साइड? लेफ्ट वाली साइड टेंशन ज्यादा होगी, है ना? क्योंकि भाई देखो, इधर वाला जो पॉइंट है इसको तो इतने सारे पोर्शन को खींच के रखना पड़ता है, और ये जो पॉइंट है इसको सिर्फ इतने वाले पोर्शन को खींच के रखना पड़ता है ना? बोलो, जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो यहां वाला जो पॉइंट होगा उसको क्या करना पड़ रहा है? पूरे इतने लंबे मास के लिए, इतनी लंबाई के लिए, इतने सारे मास के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, यस और नो? और यहां वाले पॉइंट को इतने से पोर्शन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। बोलो, टेंशन यहां ज्यादा नहीं होगी? ठीक, तो बोलो, इधर इधर टेंशन मैंने मान लिया टेंशन है T, और इधर इस पॉइंट पे जो टेंशन है दैट इज T प्लस dt। ठीक है, ओके। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैं कहता हूं इधर लग रहा है क्या? T, इधर लग रहा है T प्लस dt। ठीक है, ओके। और ये अगर मैं इस डीएम मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाऊं तो मुझे क्या दिखाई देगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी दिखाई देगी, है ना, जो बाहर की तरफ लगती है। जो सर्कुलर पाथ ऐसा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, और वो कितनी लगेगी? m v स्क्वायर बाय r, m ओमेगा स्क्वायर r। तो m कितना है बोलो? dm ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस कितनी है इसकी? l माइनस। सही है। अब मैं क्या करूं? मैं यहां बैठा हूं, मुझे ये रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, बस में बैठे बस रेस्ट पे दिखाई देती है, इस पे बैठा हूं तो ये रेस्ट पे दिखाई देगा। क्या करूं? नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर दूं। ठीक है, लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल टू राइट वाला फोर्स। तो बोलो, लेफ्ट वाला फोर्स राइट साइड वाला फोर्स T प्लस dm ओमेगा स्क्वायर l माइनस x। कोई भी दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल। अच्छा, T से T कट रहा है। अच्छा, dt इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर l माइनस x, है ना? आसान है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अभी ये l माइनस x इधर से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखो, dt इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर l माइनस x। ठीक है, इंटीग्रेट कर दूं, इधर से भी इंटीग्रेट कर दूं। ठीक है, अब देखो यहां क्या हो रहा है? dt यानी कि स्मॉल चेंज इन टेंशन का इंटीग्रेशन करवाना है। स्मॉल चेंज को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ देना। छोटे छोटे टेंशन को जोड़ के क्या बनेगा? बड़ा टेंशन बनेगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। अच्छा, यहां बोलो, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि एक इधर dm है और एक इधर x बैठा हुआ है। dm और x दोनों ही मेरे को क्या कर रहे हैं? थोड़ी थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं। क्या दिक्कत दे रहे हैं भाई? कि एक तो x जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। बोलो, जैसे जैसे इधर से x की वैल्यू चेंज होगी, भाई dm मास अभी यहाँ है, यहाँ भी तो एक dm मास होगा, यहाँ भी एक dm मास होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अरे हर एक अलग अलग dm मास के लिए अलग अलग l माइनस x होगा, यानी कि अलग अलग रेडियस होगी, अलग अलग, है ना, टेंशन होगी। तो अपने को इंटीग्रेट करना है, तो बोलो dm और x दो वेरिएबल्स के साथ इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक चीज करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स घटा दूंगा। यहाँ पे जो dm मुझे दिख रहा है, इसे dm की जगह मैं क्या करूंगा? x की टर्म ले आऊंगा। ठीक है, और उसके लिए मैं ये वाला चीज इस्तेमाल करूंगा। ये देखो, l लेंथ में कितना मास था? m, एक यूनिट में m बाय l, dx में कितना आया था? m बाय l इंटू dx। अरे dx में जो मास है वो इतना है, मैं कहता हूं dx में मास dm ही तो था। तो ये जो मास की वैल्यू मैंने निकाली थी, ये किसकी थी? यही तो dm की वैल्यू थी। तो dm की वैल्यू ये उठा के यहां पुट कर दें, आएगा। बोलो, टेंशन इज इक्वल टू, बोलो इंटीग्रेशन हो रहा है किसका? इंटीग्रेशन dm की जगह क्या आ जाएगा? m बाय l dx ओमेगा स्क्वायर l माइनस x। सही है, ओके। m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल रहे हैं। m बाय l और ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल चुके हैं, सिर्फ ये बचा हुआ है फोर्स। बोलो l माइनस x इंटू dx। अरे हु इज द वेरिएबल? देयर इज अ सिंगल वेरिएबल x हियर। x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है। मैं कहूंगा x इज द वेरिएबल, x की वैल्यू चेंज हो रही है ना। x की वैल्यू कहां से शुरू होती है? x की वैल्यू 0 से शुरू होती है। x यहां से शुरू हुआ ना, और कहां तक जाता है? l डिस्टेंस तक जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिमिट लगा देंगे 0 से
एल लग गई। ओके, इसका इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। बोलो क्या बनेगा, एल इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डी एक्स इंटू एल क्या बनेगा बताना, m बाय एल ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन एल डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। सही है, लिमिट 0 से l। बोलो l इंटू डी एक्स क्या बनेगा, एल एक्स बनेगा, l बाहर निकलेगा। बोलो ये है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा, l इंटू डी एक्स, एल बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। बोलो x है, x की पावर एक बढ़ जाएगा, उसी से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से l। बोलो एक बार x की जगह l रखेंगे और फिर x की जगह 0 रखेंगे। सही है, क्या आएगा, ये मैं गलत कर रहा हूं, ये तो टोटल आ जाएगा ना, टोटल नहीं निकालना, 0 से l इंटीग्रेशन नहीं करेंगे सर। हमें क्या निकालना था, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है उसके आधार पर निकालना है। तो मैं कहूंगा 0 से x तक ही करना पड़ेगा हमको, 0 से x तक, x डिस्टेंस तक, 0 से x डिस्टेंस। ठीक है भाई, ओके। तो यहां पे क्या आएगा, 0 से x, यहां पे आएगा l डी एक्स एल एक्स, एक बार x की जगह x रखेंगे और फिर x की जगह एक बार 0 रखेंगे, क्या आएगा, l इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस इज द आंसर। और बाहर क्या था, m ओमेगा स्क्वायर बाय, दिस इज द आंसर। x डिस्टेंस पे इतना टेंशन होगा, लेकिन यहां पे जो हमने x डिस्टेंस लिया है वो कौन सा लिया है, फ्रॉम दिस एंड। ठीक है, हमसे पूछा गया था इधर से, तो हम इधर से भी ले सकते थे। बोलो इधर से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन माना जिसमें मास dm है। ठीक है, और फिर जो उसकी रेडियस ऑफ रोटेशन हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, x रेडियस पे घूम रहा है, तो बोलो क्या जाएगा, dm ओमेगा स्क्वायर इनटू यहाँ पे l माइनस एक्स की वजह सीधा सीधा क्या आ जाएगा, x, सीधा x लेना ही बेटर था, है ना। कोई बात नहीं, ये देख लो, dm ओमेगा स्क्वायर, फिर dm की जगह आ जाएगा m बाय l इंटू dx। ठीक है, m बाय एल इंटू यू बाहर निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x dx की आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, फिर x dx का डायरेक्टली क्या करेंगे, सीधा सीधा x स्क्वायर बाय 2 ही कर देंगे, और 0 से x इसकी लिमिट लग जाएगी, तो सीधा सीधा x स्क्वायर बाय 2 ही आ जाएगा। ये ठीक है, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं। ये देखो, x डिस्टेंस पे dx लेंथ का पोर्शन माना जिसमें मास dm है। अब dm मास की वैल्यू मेरे को पता चल गई। ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पे कोई पोर्शन है, तो बोलो यहां पे t प्लस dt, यहां पे t, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया, t इधर, t प्लस dt इधर, बोलो इधर क्या लगेगा, dm ओमेगा स्क्वायर l माइनस एक्स। सही है, ओके। फिर क्या होगा, t प्लस dt, इधर t, ये t प्लस dt इज इक्वल टू t प्लस dm ओमेगा स्क्वायर x, x आएगा ना इधर, ये आ जाएगा x। ठीक है, अब बताओ ये आया, t dt इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर x आया, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेट कर दिया मैंने, इसका t आ गया, dm की जगह क्या रख देंगे, m बाय l इंटू dx, ये रख दिया, ओमेगा स्क्वायर u का u, और x आ जाएगा यहाँ पे, ये x। क्लियर है बात, बोलो dm का वैल्यू रख दो m बाय l इंटू dx, यहाँ पे आ जाएगा m बाय l इंटू dx, ओमेगा स्क्वायर बाहर, x dx बचेगा इधर, x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, x की वैल्यू क्या चलेगी, एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, 0 से x तक इंटीग्रेशन करेंगे। सही है, क्योंकि भाई x की वैल्यू कहां से शुरू हो रही थी, 0 से शुरू हो रही थी, और कहां तक जा रही है, x डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, हमें वो चाहिए, तो x डिस्टेंस पे ये हो रहा है, 0 से x तक इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, और बाहर जो बैठता है m ओमेगा स्क्वायर बाय l इंटू x स्क्वायर बाय। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। यहां पे केवल देखो क्या हो रहा है,
सिमिलर क्वेश्चन है, बस एक ही चीज का फर्क है, और वो चीज क्या है? Same as previous question, but the rod is placed at some distance from the axis of rotation as shown. देखो भाई क्या हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे कुछ डिस्टेंस पे ये रॉड रखी गई है जिसका लेंथ L है, मास M है। मतलब पहले क्या हो रहा था, ऐसे घुमाया जा रहा था रोड को, अभी क्या हो रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है, कुछ डिस्टेंस पे घुमाया जा रहा है, समझ में आया ना? ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे पहले ऐसे घुमा रहे थे, अब ऐसे घुमा रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे है, लेट से यहां से कुछ p डिस्टेंस पे है या a डिस्टेंस पे है, जो भी आप चाहो मान सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, यहां से x डिस्टेंस पे एक पोर्शन मान लेना है dx लेंथ का, ठीक है, जिसमें मास कितना होगा, dm, लेंथ होगी उसकी dx। बोलो dm का वैल्यू अभी भी क्या आएगा, m/l इंटू, है ना? ये याद हो गया ना अब? ठीक है, ओके। अब मैं कहता हूं इधर क्या लगेगा, t प्लस डी टी, इधर क्या लगेगा t, और इधर क्या लगेगा dm ओमेगा स्क्वायर x। सही है? ये घूम रहा है कितनी रेडियस के पास पे, x रेडियस के पास पे। यहां से डिस्टेंस कितना है भाई, x डिस्टेंस है, सही है? x के रेडियस में घूम रहा है, बोलो बाहर की तरफ क्या लगेगा, dm ओमेगा स्क्वायर x, है ना? m ओमेगा स्क्वायर r, तो dm ओमेगा स्क्वायर रेडियस है x, ठीक है भाई। अब मैं कहता हूं सेम टू सेम चीज हो रही है, t प्लस डी टी इज इक्वल टू टी प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी टी इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, dm की जगह लिख दूंगा क्या, m/l इंटू dx। फिर लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे, लिमिट लगानी पड़ेगी। मैं कहता हूं लिमिट 0 से स्टार्ट होकर x तक जाएगी या p से स्टार्ट होकर x तक जाएगी। 0 से कैसे शुरू होगा, मुझे बताओ। टेंशन का कारण कौन है, ये रॉड है। ये रॉड कितने डिस्टेंस पे शुरू हो रही है, यहां से p डिस्टेंस पे शुरू हो रही है। जब p डिस्टेंस होगा तभी तो टेंशन लगना चालू होगा। तो x का वैल्यू, जिसके लिए dx लेंथ का पोर्शन और dm मास का पोर्शन है, वो p से शुरू हो रहा है ना। अगर मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा तो यहां पे ना dx लेंथ का पोर्शन है ना dm है, कुछ नहीं है यहां तो यहां पे इसको, इस पॉइंट को इंक्लूड करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, p डिस्टेंस से x डिस्टेंस तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां जो लिमिट लगेगी dx m/l इंटू ये dx हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ पे बोलो लिमिट क्या लगेगी, p से लेके x। अब आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई, p से लेके p प्लस x तक, p प्लस x भी दिया हुआ, सीधा 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 x ही करना था ना, x भी कर सकते हैं डायरेक्टली। यहां से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, देखो इसने ये वाला सॉल्यूशन मत लिखना, अलग से अपना खुद से सॉल्व करके लिखना, ठीक है। p से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, यहां से डिस्टेंस हमने x माना है। अगर मैं डिस्टेंस यहां से मानता तो बात अलग होती, लेकिन हमने कहां से डिस्टेंस माना है, यहां से। तो बोलो कहां से स्टार्ट हो रहा है x, p से लेके x तक। कोई दिक्कत, कर लेंगे इंटीग्रेट, वो चीज को इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ये पिछले वाले का सॉल्यूशन। अब नया खेल, नया क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को ये परेशान कर सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व होगा ये ध्यान रखना। A circular loop या hoop is rotating with omega h on, find tension in the hoop। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, एक मोटी सी रस्सी है, और इस मोटी रस्सी को क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है,
ठीक है, विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है भाई। अब इमेजिन करो कि एक सर्कुलर रस्सी है ऐसे, ठीक है, उसको घुमा रहे हैं उसको, पूरी की पूरी रस्सी ऐसे घूम रही है। मुझे बताओ, रस्सी का कोई भी पोर्शन ले लो, ये एक पोर्शन है, ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये बाहर की तरफ जाना चाहता है, क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि जो रस्सी के इसके साथ अटैच जो पोर्शन है वो इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। यस और नो? यानी कि रस्सी में कुछ टेंशन डेवलप हो गई, तो रस्सी में कितनी टेंशन डेवलप हो गई, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, ये है रस्सी, ये घूम रही है ओमेगा से, ये एक छोटा सा पोर्शन है, ये पोर्शन बोलो कहां जाना चाहता है, बाहर की तरफ, है ना, ये बाहर जाना चाहता है, नहीं जा पा रहा है ना उड़ के, क्यों? क्योंकि इस रस्सी के बगल वाला जो पोर्शन है इसने इसको उधर खींच लिया है, और इधर वाला जो पोर्शन है इसने इसको उधर खींच लिया है ना। और बोलो इन दोनों की वजह से क्या हुआ है, रस्सी में कुछ खिंचाव पैदा हो गया है, और वो खिंचाव भी हमको निकालना, मतलब वो टेंशन ही हमको निकालनी है। समझ में नहीं आएगा? क्वेश्चन आप करेंगे कैसे, ये सोचना है आपको, सबसे जरूरी यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है किसी और चैप्टर में, किसी और तरह के टॉपिक में। ठीक है भाई, मैं कहता हूं आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन मान लेंगे, उस छोटे से पोर्शन पे जो हो रहा है उसको लिख लो अच्छे से, फिर इंटीग्रेशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई इंटीग्रेशन जो है एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, जो क्या करता है, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग आंसर देता है। सही है? अगर सिंपल x दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन अलग होगा, sin x दे रखा है तो उसका कुछ अलग होगा। तो जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा ऑटोमेटिकली उसका इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएगा। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि बताओ फिगर ऐसी है या फिगर वैसी, आपको सिंपली क्या सोचना है कि भाई छोटे पोर्शन के लिए मैं मैथमेटिकली सही लिख दूंगा, इंटीग्रेशन लगा दूंगा, और इंटीग्रेशन जो कि एक मैथमेटिकल प्रोसेस है वो आगे अपने आप ध्यान रखेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है? तो देखिए भाई, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई यहां पे एक छोटा सा पोर्शन मैंने मान लिया, तो पूरी रस्सी की रेडियस इसकी r है, ठीक है, इस रस्सी का एक छोटा सा पोर्शन मैंने मान लिया है dx लेंथ का पोर्शन। ठीक है भाई, अच्छा dx लेंथ का पोर्शन है, इसका मास dm है, dm मास है, dx इसकी लेंथ है, और ये जो पोर्शन है इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया है ना, सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा ना भाई, कोई भी आर्क लेंथ है वो हमेशा सेंटर पे कुछ एंगल बनाती है। तो ये जो dx लेंथ और dm मास का पोर्शन है, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, d थीटा एंगल बनाया है। सही है? ओके, अब इसने बना दिया एंगल में d थीटा, बहुत बढ़िया हो। अब मैं इस छोटे से पोर्शन को स्टडी करता हूं। ठीक है, बोलो गोल गोल पाथ पे चल रहा है, क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिख लेते हैं, मैं कहता हूं ये मेरा वो छोटा सा पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन है, ये दिख गया आपको। रस्सी हमेशा क्या करती है, खींचती है, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। तो रस्सी के इधर वाला जो पोर्शन होगा, इधर वाला जो पोर्शन होगा, पूरी रस्सी में बराबर टेंशन होगी, सिमेट्रिकल फिगर है। तो बोलो इधर की तरफ टेंशन जो लग रहा है लेट्स से वो T टेंशन है, और इधर भी जो टेंशन लग रहा है दैट इज T टेंशन। ऑब्वियसली ये एंगल बहुत छोटा है, लेकिन हमने थोड़ा सा ज्यादा कर्व दिखाया है इसको ज्यादा। ठीक है भाई, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया था, d थीटा, इसका मास है dm। अब बोलो ये कितने रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, r रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, बाहर की तरफ क्या लग रहा है, एक m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि dm ओमेगा स्क्वायर r। सही है भाई। अब मैं इस पोर्शन पे बैठ के देखूंगा तो ये पोर्शन मुझे क्या दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा, है ना, जिस ऑब्जेक्ट पे बैठा हूं मैं वो मुझे रेस्ट पे दिखाई देता है। तो बोलो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0। मैं कहता हूं ये जो डी थीटा एंगल है इसके 2 टुकड़े कर दूं, कर दिया भाई। ओके, ये एंगल कितना होगा, डी थीटा बाई 2, और इधर वाला एंगल भी कितना होगा, डी थीटा बाई 2। सही है, मैंने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। बोलो ये सिमेट्रिकल पोर्शन है, मैं सिर्फ इधर वाले पोर्शन की बात करता हूं। बोलो ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, बोलो ये एंगल अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये एंगल कितना होगा,
डी थीटा बाय 2 एंगल होगा। सिमिलरली इधर वाला इसकी सिमेट्री का, तो ये एंगल भी कितना होगा, सही है। ओके ऑल राइट। अब टेंशन के कंपोनेंट्स ले लेते हैं हम। टेंशन के कंपोनेंट ले सकता हूं, बोलो टेंशन इधर है टी, तो इधर कितना कंपोनेंट होगा, टी कॉस जो भी एंगल है, और एंगल है डी थीटा बाय 2, तो बोलो टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट क्या है, टी कॉस डी थीटा बाय 2, सही है। और इधर वाला कंपोनेंट ये भी टी कॉस डी थीटा बाय, सही है। ये तो कैंसिल आउट होने वाले हैं भाई, ये रस्सी का कंपोनेंट इधर खींच रहा है, ये रस्सी का जो टेंशन वाला कंपोनेंट इधर खींच रहा है, ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, सही है। ओके अच्छा, इधर जा रहा है टी कॉस थीटा, तो इधर क्या जाएगा कंपोनेंट, टी साइन डी थीटा बाय 2, और इधर वाली टेंशन का भी एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, कितना, टी साइन डी थीटा बाय 2, तो बोलो टी साइन डी थीटा बाय 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा, 2t साइन डी थीटा बाय 2। ये हो गया नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, कितना हो जाएगा, टोटल लिख रहा हूं 2t साइन डी थीटा बाय 2, सही है भाई। और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स तो ये है, तो बोलो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू, लिख दे, तो देखो ये लिख दिया मैंने, 2t साइन डी थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स dm ओमेगा स्क्वायर आर। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करना चाहता हूं, कर पा रहा हूं क्या डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा क्या, सोचो भाई, बोलो बोलो, क्या अड़चन आ रही है, अरे कोई तो अड़चन आ रही होगी, अड़चन क्या आ रही है, साइन के अंदर है डी थीटा बाय 2, ये बहुत बड़ी अड़चन है, इसको बाहर निकालना चाहता हूं। अच्छा अच्छा, ये जो डीएम की वैल्यू है ये भी मेरे को पता नहीं है अभी तक, डीएम की वैल्यू भी नहीं निकाली है मैंने, तो डीएम की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, डीएम लिख दो और डी थीटा को संभाल लो, फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, यही करते हैं। तो मुझे बताओ इस पूरी रस्सी में कितना लेंथ है, लंबाई कितनी है, 2 पाई आर इसकी लंबाई है ना, ओके 2 पाई आर लंबाई है, 2 पाई आर लंबाई में कितना मास है, सही है, तो एक यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, है ना, एक यूनिट लेंथ में जो मास होता है इसको बोल देते हैं हम लैम्डा, लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ करके हम क्या निकाल लेते हैं, लैम्डा, सही है। अच्छा एक यूनिट लेंथ में इतना मास है, लैम्डा है, तो बोलो dx लेंथ में कितना मास होगा, m बाय 2 पाई r इंटू dx, सही है। और यही क्या है मेरा dm, बस सर आपने तो d थीटा की बात करी थी, ये तो dx आ गया, फिर वापस पुराने कंसेप्ट में चले जाओ, क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, सही है, आर्क बाय रेडियस, आर्क कितनी है देखो, dx लेंथ की आर्क है, और रेडियस कितनी है r, और एंगल कितना है d थीटा, तो बोलो एंगल जो सबटेंड किया गया दैट इज d थीटा, आर्क लेंथ कितनी है dx, और रेडियस कितनी है r, तो बोलो dx की जगह क्या लिख सकता हूं मैं हमेशा, r d थीटा, सही है। तो बोलो ये क्या बन जाएगा, बोलो dm जो है वो क्या बन जाएगा, m बाय 2 पाई r इंटू dx की जगह r d थीटा, r से r कट जाएगा, क्या जाएगा m बाय 2 पाई इंटू d थीटा, सही है। या फिर आप इसको r कैंसिल आउट ना करके आप क्या लिख सकते हो, ये लैम्डा हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा इंटू r इंटू d थीटा, सही है, दोनों बातें लिख, कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल सिंपल है। ओके अब dm की जगह लिख दो, क्या लिखेंगे, लैम्डा r d थीटा लिख सकते हैं, ठीक है भाई। और इधर की तरफ क्या है मेरे पास, 2t साइन d थीटा बाय 2। अच्छा एक और अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, क्या भाई, देखो आप लोगों को मैं ग्राफ बना रहा हूं, 3 ग्राफ, ये है y इज इक्वल टू x का ग्राफ, पता है सबको, ओके, ये है आपका y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, और ये जो है आपका दिस इज y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ। ध्यान से देखो, जब x का वैल्यू देखो ये 0 है, 0 के आसपास बहुत छोटी वैल्यू जब x की होती है तो क्या होता है, x
इज इक्वल टू वाई हो जाता है। देखो यहां पे ये इस पोर्शन के लिए तीनों के तीनों ग्राफ बराबर है ना, बोलो भाई tan x भी x के ग्राफ के बराबर है, sin x भी x के ग्राफ के बराबर है, तो यानी कि जब x की वैल्यू छोटी होती है, when x is very small, क्या होता है बोलो, dx सॉरी dx बोलो sin x is approximately equal to tan x which is approximately equal to x। सही है, बोलो भाई, है ना, ठीक है। अब बताओ साइन के अंदर ये कौन सी चीज गई हुई है, डी थीटा बाई टू। जब साइन के अंदर वाली चीज बहुत छोटी होती है, बोलो एक्स छोटा है मतलब साइन के अंदर वाली चीज बहुत छोटी है, तो बोलो ये जो चीज है ये डायरेक्टली एक्स के बराबर लिख सकता हूं मैं। तो यहां पे जो लिखा हुआ है साइन डी थीटा बाई टू, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, डी थीटा बाई टू लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं डायरेक्टली डी थीटा बाई टू लिखूंगा, सही है। यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, 2t डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू, बोलो यहां क्या आएगा, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर, और यहां पे क्या आएगा बोलो, लैम्डा आर डी थीटा। यहां पे डी थीटा बाई टू नहीं आएगा, ठीक है, इसको काट देना, गलती लिखी हुई है। ओके, क्या आएगा बताना, आर डी थीटा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर, आर स्क्वायर बनने वाला है, आर इंटू आर बनने वाला है। बोलो डी थीटा बाई टू और डी थीटा बाई टू कट जाएंगे, क्या बनेगा आंसर बताओ, 2t, नहीं इधर ये नहीं है, ठीक है। बोलो डी थीटा कट जाएगा, डी थीटा से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बनेगा बोलो, t इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर। तो दिस इज द आंसर। ये टेंशन जो है वो आपका लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है, ये 2 नहीं आएगा यहाँ, गलत है, इसको ठीक कर लेना। समझ में नहीं आया? अच्छा, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, तो इसको आप चाहो तो लैम्डा की जगह m डिवाइड बाय 2 पाई r भी लिख सकते हो। रिपीट करना है कुछ, फिर से बता देता हूं मैं आपको। एक छोटा सा पोर्शन माना, उसके ऊपर टेंशन लिखी, बाहर की तरफ फोर्स t cos d थीटा बाय 2 कट जाएगा, 2t sin d थीटा बाय 2 आ जाएगा। सॉल्व करके क्या आएगा बोलो, 2t sin d थीटा बाय 2 इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर आर, dm का वैल्यू रख दिया लैम्डा की टर्म्स में, sin d थीटा बाय 2 को सीधा d थीटा बाय 2 लिख दिया, t का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। कोनियल पेंडुलम नहीं है, कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, कॉनिकल है ये, कौन जैसा पेंडुलम। सॉरी, कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो कॉनिकल पेंडुलम का मतलब है, पेंडुलम पता है आपको, ऐसे ऐसे जो मूव करता है दैट इज पेंडुलम। अगर इसको ऐसे ऐसे की बजाय ऐसे ऐसे घुमाने लग जाए, मैंने एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को बांधा और ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा दिया, तो ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। तो बोलो जिस रास्ते पे ये घूम रहा है, ये जो रस्सी है इधर, ये ऐसा कॉनिकल स्ट्रक्चर बना रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है भाई। अच्छा, अब जब ये घूम रहा है तो ये इस का मास हो जाएगा m, ठीक है। यहां पे जो एंगल दिख रहा है आपको, दिस इज थीटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l। अब आपको इसके बारे में जो भी आपको पता है, जो भी आप लिख सकते हो लिख दें, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, mg दिख रहा है, इस रस्सी में कुछ टेंशन होगी, t वो दिख रही है ना, ओके। आपको टेंशन t निकालनी है, निकाल के देखें, बोलो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा t sin थीटा इधर आएगा, अच्छा इधर
एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, बोलो ऐसे पाथ पे घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मैं कहता हूं सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है दैट इज आर। तो बोलो बाहर की तरफ क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा के हिसाब से, ठीक है। बोलो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, सही है। देखो दो इक्वेशन है, टेंशन अननोन है, जो भी डाटा गिवन हो, मान लो ओमेगा गिवन है तो ओमेगा पता चल जाएगा। ये जो रेडियस है ये कितनी है, बोलो एल, बोलो एल, एल कॉस थीटा ये, एल साइन थीटा ये हो जाएगा। तो आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, एल साइन थीटा लिख सकते हो, सही है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अच्छा अगर आपको मान लो ओमेगा निकालना है तो क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो, टी से टी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, बोलो ओमेगा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो ओवरऑल आपको इक्वेशन लिखनी आ गई इसके बारे में। अच्छा इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, ओमेगा आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, से इसका टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई f, ओमेगा आ गया तो ओमेगा इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू 1 बाय f, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, ऐसे, सही है भाई। इक्वेशन लिखना आ गया, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। तो नींद पूरी करके आया, जिसको कह रहा हूं उसको पता है, ठीक है। जो भी आंसर है आप निकाल सकते हैं यहां से, बोलो टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, यहां से ये एल साइन थीटा बनेगा, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, वो भी कट जाएगा, कर कटा के ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड पता है, सब कुछ पता है आपको, है ना। t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा करके प्लस इसका रेसिप्रोकल 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा, डन। रोटेटिंग बाउल या फिर पार्टिकल रोटेटिंग इन अ बाउल, एक ही बात है। यहां क्या हो रहा है, आपके पास एक कटोरा है, सेमी सर्कुल, सेमी स्फेरिकल, आधा स्फीयर है ये, इसके अंदर क्या है, एक बॉल रखी हुई है और उसको घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे फेंक दिया, मतलब बहुत बड़ा सा स्फेरिकल कटोरा टाइप का, मैंने उसके अंदर एक बॉल को फेंक दिया, इवेंचुअली वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलने लग जाएगा। तो जिस टाइम पे वो कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा उस टाइम पे हमको बताना है कि कितनी रेडियस पे है, कितना ये वाला एंगल है, समझ में आया, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल बाउल है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। पार्टिकल फाइनली थीटा एंगल पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, वो कुछ ऐसे पाथ पे चल रहा होगा, ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये आर है तो ये कितना होगा, सही है, और ये कितना होगा, आर साइन थीटा, बोलो भाई, तो ये नहीं है, यहां तक आर कॉस थीटा, आर साइन, सही है। तो जो इस पार्टिकल का रोटेशन का रेडियस है दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ओके। अब बताओ ये पार्टिकल कहां चल रहा है, एक सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो सेमी सर्कुलर क्यों कह रहा हूं मैं, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, जिसका रेडियस आर जो है वो हमको मालूम है, बोलो नीचे क्या लग रहा है, सही है। अब ये तो मेरे को बहुत आसानी से पता है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, वर्टिकल और ऐसे वाला, वर्टिकल और ऐसे वाला एंगल थीटा है, वो इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कौन आएगा, नॉर्मल, बाउल में इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा एन, तो एन का वैल्यू दिख गया, एम जी कॉस थीटा, सही है, ओके। इधर क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, सर्कुलर पाथ ऐसा है तो बोलो इधर की तरफ क्या लगेगा, रेडियस से अवे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बोलो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, इधर कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, अच्छा इधर कितना आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ये भी कॉम्पोनेंट आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, एंड एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन, जो निकालना है फिर आप निकाल सकते, सब कुछ पता चल गया ना। अब डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की भैया आपको जो गिवन है वो पुट कर दो, जो अननोन है वो निकल जाएगा, समझ में नहीं आया, ठीक है। बोलो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम इज इक्वल टू बोलो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा,
एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ये स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल आर साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सही है, ओके। यहां से काट कूट के देख लो, एम से ये एम कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, आर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर साइन थीटा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, तो बोलो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इक्वल टू जी। ओमेगा निकालना है तो बोलो आर कॉस थीटा को इधर भेज दो। सही है, ठीक है। ओमेगा आ जाएगा, कितना आएगा, अंडर जी बाय आर कॉस थीटा। टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा पता है, यहां पुट करो, टाइम पीरियड आ जाएगा। और टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा कहां से आएगा, देख सकते ये is equal to g cos theta r cos theta को कैसे लिख दिया, ये गलती है। g cos theta यहां से ये कैसे लिख दिया भाई, ये गलत लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको काट देना लास्ट वाली चीज को, जी कॉस थीटा तो है ही, जी साइन थीटा है। ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी। हाँ अच्छा, ओके ओके ओके, ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी टेन थीटा बना दिया। यहां से इसको यहां पे लिखना चाहिए था, टेन थीटा लिखना चाहिए ना। अब ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई, अब ठीक है, यहां पे टेन थीटा करना है, यहां से कॉस थीटा इधर करना। ठीक है, यहां से ओमेगा भी निकल जाएगा, क्या आएगा, जी टेन थीटा बाय आर। ठीक है ना, जी टेन थीटा बाय आर, और ओमेगा यहां पे रख के टाइम पीरियड। डन। सिंपल पेंडुलम पता है आप लोगों को, हालांकि ये आगे चल के आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर है ना, वहां पे सिंपल पेंडुलम आएगा, और वहां पे हम उसका टाइम पीरियड भी निकालेंगे। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो है ऐसे ऐसे जो चलता है उसका टाइम पीरियड होता है कितना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, तो लेंथ को चेंज करके पेंडुलम की और ग्रेविटी को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन ए सिंपल पेंडुलम a bob of mass m is suspended from the sea. From the string does not break, but when bob moves it breaks. अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ये कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है आपके पास। ठीक है, ये है आपका एक छत से आपका एक m मास का बॉब लटकाया है। जब ये सिंपली लटकाया हुआ है तब ये रस्सी नहीं टूटती है, लेकिन जब इसको स्विंग किया जाता है, पेंडुलम में जैसे ये मूव करता है, जब ऐसे ऐसे मूव करवाया जाता है तब ये रस्सी टूट जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ये रस्सी ऐसे ऐसे मूव कर रही है इस बॉब को, तो बोलो क्या लगेगा, जब ये यहां आएगा तो बोलो क्या ये एक सर्कुलर पाथ का हिस्सा है जिसकी रेडियस कितनी है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के बराबर। तो बोलो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, रेडियस इधर है, तो बोलो एक एम जी तो नीचे लग ही रहा है, साथ साथ क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर भी नीचे ही लग रहा है। तो टेंशन इतने ज्यादा फोर्स को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए रस्सी टूट जाती है। ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसकी वजह से रस्सी टूट जाती है। समझ में नहीं आया, देयर इज ए वॉल एडजेसेंट टू द, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ये क्वेश्चन तो नहीं करवाया मैंने कभी भी। Turning of aeroplane, when aeroplane is making a turn it requires a large turning radius because its speed is very high and centrifugal force is also very high, therefore large radius is required so the plane can turn safely. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ियां होती है
कार होती है वो बहुत शार्प टर्न भी कर सकती है, लेकिन जब ट्रेन होती है तो ट्रेन को ये नहीं करते कि भाई 10 मीटर की रेडियस में घुमा दिया उसको। क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि ट्रेन का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अगर वो एक लेट से 100 की स्पीड पे चल रही है तो उसको घूमते टाइम क्या जरूरत पड़ेगी, ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। इमेजिन करो कि ये आपका एक सर्कुलर ट्रेन ट्रैक है, ट्रेन इधर से आ रही है, बोलो जब ट्रेन इधर से इधर जाएगी तो बोलो क्या चाहिए हमको, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इधर की तरफ जो कि डायरेक्शन चेंज करेगी इसकी, यस और नो। और वो क्या होगा, बोलो m इंटू ए सी के बराबर, यानी कि एम जी स्क्वायर बाय आर के बराबर हमको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बोलो स्पीड है 100, मास है कई 100 टन, बोलो रेडियस क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। अगर रेडियस कम हो गई, मास ज्यादा, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा होगी, यानी कि फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। क्या ये ट्रेन की जो पटरी है इतनी ज्यादा फोर्स हमेशा प्रोवाइड कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, सही है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस जो है वो बहुत हाई रखनी पड़ेगी, बहुत लंबे कई किलोमीटर की रेडियस के पाथ पे ट्रेन जो है घूमती है, सही है। मान लो भाई मुंबई से गोवा की तरफ जा रही है, रास्ते में कोई मोड़ आ गया, तो ऐसा नहीं है कि वो बस थोड़ी सी दूर में ऐसे ट्रैक मोड़ दिया, नहीं, वो कई किलोमीटर की रेडियस का ट्रैक होता है, ठीक है ना, तभी वो ट्रेन सेफली मुड़ सकती है। सिमिलरली एरोप्लेन के लिए, एरोप्लेन बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे उड़ रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि एरोप्लेन उड़ते उड़ते एकदम से शार्प टर्न करके मुड़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शार्प टर्न करना है तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा हाई फोर्स की जरूरत पड़ेगी घूमने के लिए, और उतनी फोर्स अवेलेबल हमेशा नहीं होती। इसलिए जब प्लेन उड़ रहा है तो वो बहुत लंबे रेडियस के पास से घूम के वापस आता है, सही है ना। ऐसा नहीं कि इधर से एकदम से ऐसे स्लाइड मार के यू टर्न कर लिया गाड़ी की तरह, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत लंबे, ऐसे बहुत लंबे पाथ पे ऐसे घूम के आता है, सही है। यही बात यहां अंग्रेजी में लिखी है, ठीक है। बहुत हाई स्पीड होती है, उसका बहुत हाई मास होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत हाई रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, आर की वैल्यू को ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। समझ में नहीं आया? ओके, ये लास्ट में, ये बस ये लास्ट चीज है इस चैप्टर की। To find relative angular velocity, what time is it? 10? मैं हमेशा इसी टाइम कैसे पूछ लेता हूँ, मेरे को आभास हो जाता है, होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, पता तुमको। जैसे अगर तुम रोज 5 बजे उठते हो, फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली ऑब्वियसली, अगर तुम रोज सुबह 5 बजे उठते हो तो रोज मान लो अलार्म लगाते हो, तो कई बार क्या होता है 5 बजे से जस्ट पहले आंख खुल जाती है। कैसे खुल जाती है वो? क्योंकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जिस हैबिट को आप फॉलो कर रहे हैं, वो हैबिट के हिसाब से ही आपकी बॉडी नेचुरली अडेप्ट कर लेती है, तो 5 बजे ही आपकी आंख खुलने लग जाएगी। सिमिलरली अगर आप दिन में सोने की आदत बना लेते हो तो आपको फिर दिन में नींद आने लग जाएगी, है ना। जैसे घर जाते ही सो गया, 3:30 बज गए थे, मस्त है ना, तो एग्जाम वाले दिन भी आपको उस टाइम पे नींद आएगी, बढ़िया, ठीक है। इसलिए दिन में सोने की आदत नहीं बनानी, ठीक है ना। हाँ, टू फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स, ये स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है। जो आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालनी सिखाई थी ना, क्या किया था पहले, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वीबीएल निकल जाएगा। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, फिर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, पैरेलल वाला कंपोनेंट दूर लेके जाएगा या नजदीक लेके आएगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यूज द फॉर्मूला WBA या फिर ओमेगा BA इज इक्वल टू BBA परपेंडिकुलर बाय R। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ये आ जाएगा आपका रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो लिखा हुआ है वो ये है, टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ पार्टिकल हुज नेट एक्सेलरेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। क्या करेंगे, पहले नेट वेलोसिटी निकालेंगे, फिर नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालेंगे, सही है। कोई वो फोटो बनाता हूं दोबारा, कोई पार्टिकल ऐसे रैंडम पाथ पे चल रहा है, जब वो पार्टिकल यहां पहुंचा है तो हम कह सकते हैं
कि इट इज पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो जिस सर्कल का ये पार्ट है उस सर्कल की रेडियस ही क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, लिखा भी हुआ है हमने, ठीक है। अब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, बोलो, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ए, ये है v, सही है। तो बोलो अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर सी, तो आर सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए सी। ये एसी क्या है, बेसिकली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये हमेशा, तो ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा, परपेंडिकुलर वाला। मान लो कि पार्टिकल जा रहा है इधर और जो नेट एक्सेलरेशन है वो है इधर, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट निकालोगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन वाला या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा वही क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम करेगा, v स्क्वायर बाय ए सी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर, ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। You can complete the module. I will start checking the module from today onwards.